आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी लोग इस YouTube चैनल पर एजुकेशनल वीडियोस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और एजुकेशन से संबंधित या उसके प्रश्नावली के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करते हैं जो कि पेपर में आए हुए रहते हैं। कह सकते हैं कि जो आज की अवधारणा है उस अवधारणा के प्रारूप को तय करें या उस अवधारणा को जानने समझने का प्रयास करें तो उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि शिक्षा शास्त्र में एक टॉपिक प्रमुख रूप से माना जाता है जिसको हम लोग संप्रेषण के नाम से जानते हैं। तो संप्रेषण में आप सभी लोग जानते होंगे कि उसी को हम लोग इंग्लिश में कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। और कम्युनिकेशन की जो प्रणाली होती है वो कहा जा सकता है कि एक प्रकार से बातचीत करने या ग्रामीणी भाषा में कह सकते हैं कि एक दूसरे से वार्तालाप करने या कह सकते हैं कि एक तरीके से बातचीत करने के ढंग की प्रणाली प्रमुख रूप से संप्रेषण में मानी जाती है। और तरीके सबके अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इसमें कहा जा सकता है कि कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसको एडगर डेल ने भी बताया है कि संप्रेषण एक विचारों का पुल होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि जो अपने विचारों के माध्यम से एक दूसरे के विचार को जानना या समझना या बातचीत के माध्यम से उसको प्रारूपित करना ही संप्रेषण की प्रक्रिया होती है, जिसको एडगर डेल ने भी बताया है। तो ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी है और कह सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जो प्रणाली है ये पेपर्स में कंटिन्यूअस पेपर्स में आती भी रहती है। तो इसमें आज हम सभी लोग जो जानकारी प्राप्त करेंगे वो कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो कम्युनिकेशन की प्रणाली होती है वो संप्रेषण के नाम से जानी जाती है और संप्रेषण हर विषयों या हर तथ्यों या हर प्रणाली के अंतर्गत इसकी तथ्यात्मक ज्ञान को हमको जानना समझना परम आवश्यक भी होता है। तो ये चीज़ें आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे या इसी के बारे में हम लोग जानकारी, इसी की तथ्यात्मक चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें जो हम लोग व्हाइट बोर्ड पे आज जो दर्शाया गया है वो पेपर्स में आए हुए प्रश्नावली हैं कि संप्रेषण में कैसे प्रश्न आ सकते हैं या आते रहते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें जैसे पहला प्रश्न दिया गया है कि प्रभाव उत्पादक शैक्षणिक संप्रेषण है। तो जो प्रभाव उत्पादक जो संप्रेषण होता है, मतलब जो प्रभावित करने वाला संप्रेषण होता है, वो कह सकते हैं कि निरंतरता के माध्यम से हम जान सकते हैं कि जो प्रभाव को प्रभावित करता है या प्रभावी संप्रेषण को लागू करता है वो निरंतरता होती है, मतलब निरंतर क्रियाशील रहना। और कह सकते हैं कि समय के अकॉर्डिंग हमको निरंतरता बनाए रखना संप्रेषण की प्रणाली में या कम्युनिकेशन की प्रणाली में महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि 2019 में एक यूजीसी के माध्यम से इस क्वेश्चन पेपर्स में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, संप्रेषण में कूट संकेत या संप्रेषण में जो कूट संकेत होते हैं उनकी भूमिका या कह सकते हैं विसंकेत भूमिका की अदला बदली किस कारण से हो सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब हम संप्रेषण करते हैं या कूट संप्रेषण करते हैं तो उसकी जो अदला बदली होती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान परिवर्तित होने पर भी संप्रेषण की क्रियाशीलता अलग प्रकार से वर्क करती है। तो उसमें कह सकते हैं कि जो प्रतिपुष्टि विश्लेषण होता है, मतलब जो क्रिया प्रणाली होती है उसके माध्यम से जो प्रतिपुष्टि निकल करके आती है, या हम कह सकते हैं कि हमारे जो विचार कल्पित होते हैं अलग अलग स्थानों के माध्यम से, अलग अलग क्रिया प्रणाली के माध्यम से, तो वो प्रतिपुष्टि विश्लेषण के माध्यम से होती है, जो कि संप्रेषण का एक प्रमुख कंडीशन भी माना जाता है। तो इसमें आंगिक तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया है कि आंगिक भाषा को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक पहचान बताइए। जो आंगिक भाषा को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक पहचान होती है, आप ये ध्यान रखिएगा कि संप्रेषण हमारी आंगिक भी मौखिक भी होती है और लिखित कह सकते हैं कि संप्रेषण एक प्रकार से जो हम हाव भाव में भी दिखाई पड़ते हैं तो उसको हम लोग आंगिक भी कह सकते हैं। और जो संप्रेषण की प्रणाली होती है वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगह पर वर्क करती है। और आंगिक मतलब आपकी शारीरिक क्रिया प्रणाली क्या अमौखिक होती तो है, लेकिन वो कुछ ना कुछ उसमें भी संप्रेषण प्रलिखित होते हैं। तो उसके बारे में यूजीसी ने जो पूछा था उसके बारे में यूजीसी ने, ये सब 19वें पेपर्स में आए हुए हैं यूजीसी के माध्यम से। तो आंगिक जो भाषा को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक पहचानी गई है, बताया जाता है, तो उसमें अंग विक्षेप सूचकता बताया जाता है। ये अंग विक्षेप सूचकता क्या चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। जो अंग विक्षेप सूचकता होती है या संसूचकता होती है वो चीज़ें होती क्या हैं। तो ये कह सकते हैं कि यह एक अशाब्दिक संचार कौशल का भाग है और लोग शब्दहीन संचार, चेहरे की अभिव्यक्ति, भाषा और मुख मुद्रा के माध्यम से पता कर लेते हैं या जान लेते हैं। तो कह सकते हैं कि ये जो प्रणालियां निकल करके आती हैं यह एक अशाब्दिक संचार कौशल का भाग होता है और लोग इसको शब्दहीन संचार के माध्यम से इसकी अभिव्यक्ति को पता करते हैं और इसी को हम लोग कहते हैं अंग विक्षेप संसूचकता। ठीक है ना, संसूचकता के नाम से जाना जाता है। इसी को हम मानते हैं कि यह एक ऐसा भाग है जो आंगिक भाषा को परिभाषित
परिभाषित करता है या आंगिक भाषा को वर्णित करने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते ही हैं। तो ये संप्रेषण की क्रिया प्रणाली के माध्यम से बताया गया है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें जो चौथा प्रश्न दिया गया है, संप्रेषण एक तरफ दिया गया है, आप देखेंगे इसमें संप्रेषण दिया गया है और एक संप्रेषण प्रकार दिया गया है और एक विशिष्ट उदाहरण इसके दिए गए हैं। आप जानते होंगे कि जब हम किसी विषय वस्तु का प्रयोग करते हैं तो उसमें एज एग्जाम्पल के बारे में समझने जानने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जो एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, जैसे हमने बताया था कि शिक्षा जब औपचारिक या अनौपचारिक, फॉर्मल, अनफॉर्मल या इनफॉर्मल जो शिक्षा बताते थे तो उसमें भी अलग अलग डिवाइड करते थे। तो जब से आप देखते हैं तो कि शिक्षा की प्रणाली को जब हम प्रारूपित करते हैं तो शिक्षा की प्रणाली अलग अलग प्रारूपों में अलग अलग प्रकार से वर्तित करती है। कुछ चीज़ें होती हैं औपचारिक होती हैं, कुछ होती हैं अनौपचारिक होती हैं, कुछ होती हैं निरौपचारिक होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम विद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय की बात करते हैं तो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। जब हम राज्य समाज आता है या परिवार आता है या कह सकते हैं विदेश आता है या अन्य स्थान आते हैं जो कहीं भी हम जाकर के ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, तो उसे हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। लेकिन जब हम जाते हैं संचार के साधन का उपयोग करते हैं तो उसमें वो निरौपचारिक शिक्षा का माध्यम माना जाता है। जैसे आपने देखा होगा टेलीफोन, सेलफोन या फिर टेलीविज़न वगैरह वगैरह और भी विषय वस्तु हैं जिसके माध्यम से हम एक संचार के माध्यम से हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। जैसे इसमें अंतर बताया गया ऐसे ही इसमें भी अंतर है कि संप्रेषण है, प्रकार है और विशिष्ट उदाहरण है। ये सब 2009 में यूजीसी के माध्यम में पूछा गया प्रश्न है। औपचारिक संचार किसे कहते हैं या औपचारिक संचार का जो एग्जाम्पल माना जाता है वो ज्ञापन को माना जाता है। औपचारिक मतलब औपचारिक, जैसे आपने देखा था औपचारिक शिक्षा है और एक इसमें हमने दिया गया है कि औपचारिक संचार क्या है। औपचारिक शिक्षा, औपचारिक संचार, ध्यान रखेंगे संचार के साधन वह साधन जो हमको एक प्रकार से हमारे मन में अलग प्रकार की आवृत्ति या कह सकते हैं एक प्रकार से हमारे मन को अलंकृत करें या विशेष रूप से सोचने के लिए परिलक्षित करें। तो उसमें कह सकते हैं कि औपचारिक संचार जुड़ करके आता है, वो ज्ञापन से जुड़ता है। ज्ञापन, जो ज्ञापन दिया जाता है तो कह सकते हैं कि वो भी एक लिखित प्रणाली होती है जो कि हम औपचारिक रूप से ही देखते हैं। अनौपचारिक संचार किसे कहते हैं? जब हम अनौपचारिक संचार में जब हम किसी समूह में होते हैं या समूह प्रणाली के अंतर्गत या समूह श्रृंखला के अंतर्गत होते हैं तो उसे अनौपचारिक कहते हैं। जैसे हमने अभी अनौपचारिक शिक्षा भी बताई, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखेंगे। बाह्य संचार क्या होता है? सरकारी एजेंसियाँ जो होती हैं वो बाह्य संचार के अंतर्गत आती हैं, इसमें जो बताया गया। और आंतरिक संचार जो होता है वो परिपत्र होता है। आंतरिक मतलब परिपत्र के माध्यम से निकल करके आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि संप्रेषण जो होते हैं उसके विशिष्ट उदाहरण जो दिए गए हैं वो इस प्रकार से निकल करके आते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, संप्रेषण की प्रक्रिया में फीडबैक के लाभ बताइए। देखिए ध्यान रखेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल डेवलप तभी होती है, स्किल्स तभी आता है। ध्यान रखेंगे एक कम्युनिकेशन है, एक स्किल है। तो कम्युनिकेशन अगर हटा दें, सम प्लस प्रेषण को हटा दें, सम मतलब बराबर और प्रेषण मतलब वार्ता, बराबर में की गई जो दो लोगों की आपस में वार्ता होती है उसी को हम संप्रेषण कहते हैं। तो इसमें संप्रेषण को अगर हटा दें तो उसकी फीडबैक की प्रक्रिया, जैसे देखें स्किल अगर डेवलप करना है तो उसमें फीडबैक अवश्य होना चाहिए। और फीडबैक को हम अगर देखें तो प्राथमिक स्तर पे बालक कहा जाता है कि फीडबैक बालक के लिए परम आवश्यक होता है। और परम आवश्यक इसलिए माना जाता है क्योंकि बालक कोई भी क्रिया प्रणाली करता है तो उसमें उसको फीडबैक अवश्य मिलना चाहिए। फीडबैक उसे ही कहते हैं, उसको हिंदी में हम कहते हैं, जनरल भाषा में या सामान्य ग्रामीण भाषा में कहते हैं पृष्ठ पोषण करना, या कह सकते हैं कि पृष्ठ पोषण के माध्यम से बालक की अलग अलग आवृत्तियां निकल करके आती हैं। और हम बालक को जब पृष्ठ पोषण देते हैं तो वो अपने कार्य में निरंतर प्रगतिशील हो सकता है और अच्छे प्रकार से वो अपने कार्य को डेवलप भी कर सकता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे कि संप्रेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत फीडबैक के जो लाभ बताए जाते हैं वो संप्रेषण को और अभी स्पष्ट कर सकता है। अगर संप्रेषण को हम देखें, अगर संप्रेषण की प्रक्रिया में हमको फीडबैक मिलता है तो हम अपने संप्रेषण प्रक्रिया को और भी अच्छा बना सकते हैं और भी डेवलप कर सकते हैं और भी अच्छी प्रकार से उसकी प्रणाली को व्यक्तिगत रूप से अच्छे प्रकार से उसकी क्रिया प्रणाली को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ये चीज़ें संप्रेषण की प्रक्रिया के जो फीडबैक बताए जाते हैं, लाभ बताए जाते हैं, ये चीज़ें हैं। और कह सकते हैं ये यूजीसी ने अपने पेपर्स में पूछे हैं, यूजीसी के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। और सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे कि जो ये पेपर्स में आते हैं उसी क्वेश्चन को लिया गया है। तो आप लोग इससे जुड़ने का प्रयास विशेष रूप से करें और जो भी चैनल पर नए हों वो चैनल से जरूर जुड़ जाएँ, क्योंकि बहुत सारी प्रश्नावली का या प्रश्नावली आप कह सकते हैं कि विस्तृत अध्ययन के बारे में विस्तृत अध्ययन हम लोग इसी के माध्यम से हम कर सकते हैं। दूसरी नंबर चीज़ है कि अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि नीचे अभिकथन दिया गया है, एक अभिकथन दिया गया है और तर्क दिया गया है। तो दोनों के बारे में अगर हम एनालिसिस करें तो पाते हैं कि नंबर 1 पे जो दिया गया है, औपचारिक शिक्षण में अनौपचारिक भाषा का प्रयोग, विशेष रूप से औपचारिक शिक्षण में अनौपचारिक भाषा का प्रयोग संप्रेषण को जीवंत और आकर्षक बनाता है।
औपचारिक शिक्षण में अनौपचारिक भाषा का प्रयोग। ध्यान रखेंगे, औपचारिक शिक्षण में अनौपचारिक भाषा का प्रयोग संप्रेषण को जीवंत और आकर्षक बनाता है। ध्यान रखेंगे, औपचारिक शिक्षण जब होता है तो उसमें हमको तो बातचीत करनी ही होती है, औपचारिक मतलब प्रत्यक्ष रूप से। तो ध्यान रखेंगे कि जब अनौपचारिक भाषा का प्रयोग, अनौपचारिक भाषा का प्रयोग कैसे होगा, तो ये तो गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें पहले नंबर तो गलत ही हो गया। शैक्षिक मर्यादा कक्ष, देखिए शैक्षिक मर्यादा कक्ष में प्रवेश में अनौपचारिक भाषा के प्रयोग से बचने की मांग करती है। देखिए ध्यान रखेंगे, जो शैक्षिक प्रणाली है या शैक्षिक प्रणाली की मर्यादाएं हैं उसमें हमको माना जाता है कि अनौपचारिक भाषा के प्रयोग से बचा जाए, मतलब उसमें हमको इशारों से नहीं, सारी प्रणाली को हम प्रत्यक्ष रूप से करें, ये चीज़ें मानी जाती हैं। सेकंड वाला सही होगा। तो इसमें जो अभिकथन दिया गया है वो ए ना सत्य होकर के बी वाला सत्य माना जाता है, या पहला ना सत्य होकर के सेकंड वाला सत्य माना जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। शिक्षा में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी का उद्देश्य क्या होता है। जो शिक्षा में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी होती है उसका उद्देश्य होता है कि अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाना। मतलब जो अधिगम के परिणाम है, जो शिक्षा में सूचना और प्रौद्योगिकी बना जाता है, वो अधिगम परिणामों को क्या बनाता है, बहुत अच्छे प्रकार से डेवलप करता है और उसको इष्टतम बनाने का प्रयास करता है। मधुमक्खियों का नृत्य जो दूसरे मधुमक्खियों को यह बताता है, मधुमक्खियों का नृत्य जो दूसरे मधुमक्खियों को यह बताता है कि मधुरस कहाँ मिलेगा, किसका उदाहरण है। ध्यान रखेंगे कि जो बहुत मधुमक्खियां होती हैं, मधुमक्खियों को जानते होंगे कि बहुत सारे वो ग्रुप में, समूह में रहती हैं। तो ध्यान रखेंगे कि वो कहाँ मिलेगा या मधुरस कहाँ मिलेगा या किसका उदाहरण एग्जाम्पल पूछा गया है। तो इसमें ध्यान रखेंगे ये समूह संचार को बताता है। जैसे आपने देखा होगा व्यक्ति तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगह पे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे व्यक्तिगत रूप से जाते हैं, लेकिन मधुमक्खियों का जो समूह होता है वो नृत्य जो करता है या मधुमक्खियों को एक साथ में रखता है, तो कह सकते हैं कि वो मधुरस कहाँ मिलेगा, इसके एग्जाम्पल किसका बताएगा, तो यह समूह संचार बताता है। समूह संचार के बारे में जान सकते हैं। संप्रेषण सही प्रक्रिया है। सामान्यतः एक ऐसी प्रक्रिया है जो, ध्यान रखेंगे संप्रेषण की सही प्रक्रिया क्या होती है, तो उसके बारे में बताया गया है। तो सामान्यतः एक ऐसी प्रक्रिया होती है जब यह दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित या सांकेतिक या प्रतीकात्मक माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण की सही प्रक्रिया क्या होती है, तो हम अगर परिभाषाओं में देखें तो कह सकते हैं कि सामान्यतः यह एक ऐसी प्रक्रिया है या कम्युनिकेशन एक स्किल्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम दो व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित, सांकेतिक या कह सकते हैं इसमें जो अनेक प्रकार की प्रतीकात्मक माध्यम होते हैं उनके विचारों का आदान प्रदान हम प्रमुख रूप से करते हैं, जो कि किसके माध्यम से होता है, संप्रेषण के माध्यम से होता है। अब संप्रेषण का सही क्रम क्या माना जाता है, इसमें सबसे पहले हम प्रदर्शन करते हैं। क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, सूचनाओं को प्राप्त करते हैं, फिर प्रोत्साहन होता है और फिर व्यवहार में परिवर्तन होता है। ध्यान रखेंगे, पहले हम प्रदर्शन करते हैं संप्रेषण के माध्यम से, कम्युनिकेशन स्किल्स के माध्यम से, और फिर उसके बाद में सूचना करते हैं, फिर उसके बाद में प्रोत्साहन हमको मिलता है, प्रोत्साहन प्राप्त होता है और फिर व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। तो फिर इस अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये सब यूजीसी के माध्यम से पूछे गए प्रश्नावली है। ज़्यादा प्रश्न तो नहीं लिए गए हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कि जितने प्रश्न लिए गए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और आम जनजीवन में तो इसका भी प्रयोग होता है। ध्यान रखेंगे, तो ये चीज़ें हम लोगों को विशेष रूप से एक्सेप्ट करनी है और बाकी चैनल से आप जुड़ें और सभी लोगों को शेयर भी करते रहें, सभी बच्चों को बताते भी रहें कि सभी लोग इससे जुड़ जाएँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं उनके ज्ञान के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है, इसे ये चीज़ें निकल करके आती हैं। इसमें जो स्थानीय और आमने सामने जो संचार को क्या कहा जाता है, जो स्थानीय होता है और आमने सामने जो संचार होता है, मतलब जो संप्रेषण की प्रक्रियाएं होती हैं, जो संचार की प्रक्रियाएं, जो ध्यान रखेंगे स्थानीय और आमने सामने का संचार या संप्रेषण का संचार कैसे होता है, तो कह सकते हैं सामाजिक एकीकरण के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, सामाजिक एकीकरण। जब हम समाज में जाते हैं तो उसकी प्रक्रियाओं के माध्यम से हमारे अंदर एक प्रकार से अनुभूति होती है और उसको हम लोग स्थानीय और आमने सामने का संचार भी कह सकते हैं या कहा जा सकता है। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में एक क्वेश्चन और भी दिया गया है कि अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का एक चरण होता है। ध्यान रखेंगे, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का एक चरण होता है, उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राग अनुभविक संप्रेषण। इस संप्रेषण, प्राग अनुभविक संप्रेषण कौन सा संप्रेषण होता है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें बताया गया है कि ये जो संप्रेषण होता है, प्राग अनुभविक संप्रेषण जो होता है, ये अंतर्वैयक्तिक का संप्रेषण का एक प्रमुख चरण है। अंतर्वैयक्तिक मतलब आंतरिक प्रणाली, इंटरनल इंडिविजुअल डिफरेंसेस के माध्यम से पता कर सकते हैं। संप्रेषण का एक प्रमुख चरण है और सामान्यतः यह दो व्यक्तियों के विचारों के आदान प्रदान करने से होता है। जैसे प्राग अनुभविक जो संप्रेषण होता है, प्राग अनुभविक मतलब इसमें
अनुभव की प्रक्रिया प्रणाली प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है और माना जाता है कि यह एक ऐसा व्यक्ति संप्रेषण होता है जिसका एक प्रमुख चरण तो माना ही जाता है, प्लस यह व्यक्ति के विचारों के आदान प्रदान की एक प्रणाली होती है, प्रक्रिया होता है। इसमें सबसे पहली चीज़ होती है कि साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार के माध्यम से चीज़ें हो सकती हैं, प्रागानुभव अनुभव के संप्रेषण के माध्यम से साक्षात्कार हो सकता है, वार्तालाप के माध्यम से ये प्रणाली होती है, समाचार संकलन के माध्यम से ये चीज़ें हो सकती हैं। ये सभी अंतर व्यक्तिक संप्रेषण के माध्यम से डेवलप होती हैं। अर्थात आप सभी लोग चैनल से जुड़ें, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करते रहें और जो भी बच्चे हैं उन सभी लोग को शेयर भी करते रहें। अन्य भी जो भी MBA MCA इन सभी चीज़ों में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी कोर्सों में दी गई हैं, तो कम संप्रेषण के माध्यम से हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ें सभी लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें और जो भी प्रणाली इसमें बताई गई है, वैसे भी आप यह ध्यान रखेंगे कि संप्रेषण जो प्रक्रियाएँ होती हैं, संप्रेषण जो होता है, जब ये 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में जब मौखिक वार्ता होती है या लिखित सांकेतिक प्रतीकात्मक माध्यम से विचारों का जो आदान प्रदान हम करते हैं, वो कह सकते हैं एक प्रकार का संप्रेषण ही माना जाता है और उसी के बारे में हमने चर्चा कर रहे थे। आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम में हम लोग पुनः फिर से इसी सब्जेक्ट या इसी तथ्यों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।